ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हमने यूनिट 4 समाप्त कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे अगली यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 का पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका। ये टॉपिक अगले साल भी थर्ड ईयर में भी है और हमारे सेकेंड ईयर में भी है। कृष्णिका जैसे नाम से ही हमें पता है, कृष्णिका यानी एक काले रंग से संबंधित है। ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित जीरो से इनफाइनाइट तक सभी तरंगदैर्ध्य की किरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। यानी ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित जीरो से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में कोई भी तरंग इस पर आपतित हो, ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं? कृष्णिका कहते हैं। सूर्य और तारे आदि कृष्णिका के उदाहरण हैं, क्योंकि सूर्य और तारों में कितनी भी ऊष्मा हम उनको क्यों न दे दे, वो क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। उपयुक्त परिस्थिति में कृष्णिका तरंगों का उत्सर्जन भी करती है, यानी कृष्णिका उत्सर्जन भी कर सकती है, लेकिन अवशोषण गुणांक कृष्णिका का इकाई होता है, यानी एक होता है। संपूर्ण की संपूर्ण तरंगों को अवशोषित कर लेती है। और किसी भी कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो वह हमें स्पेक्ट्रम इस प्रकार प्राप्त होता है। एक कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम निम्न है, यानी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लेम्डा और लेम्डा तरंगदैर्ध्य के बीच में जो ग्राफ होता है उसे हम कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम का ग्राफ या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ई लेम्डा और लेम्डा के बीच में जो वक्र होता है उस वक्र को स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ई लेम्डा है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और लेम्डा है तरंगदैर्ध्य। ई लेम्डा को हम वाई एक्स पर लेंगे और लेम्डा को हम लेंगे एक्स एक्स पर। और दिए गए तापमान के लिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र अगर हम बनाए तो वो इस प्रकार प्राप्त होता है हमें। देखिए ये किसी कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है। ई लेम्डा है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और ये लेम्डा है तरंगदैर्ध्य एक्स एक्सिस पर। और दिए गए तापमान के लिए इस प्रकार ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं। ये T1 तापमान के लिए है, दूसरा ग्राफ T2 तापमान के लिए है और सबसे ऊपर वाला ग्राफ T3 तापमान के लिए है। और ये सबसे ऊपर का तापमान सबसे ज़्यादा है, उससे कम T2 है और उससे कम T1 है। इस प्रकार ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। पहले ग्राफ पर जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य है उसे हम लेम्डा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे ग्राफ पर अधिकतम तरंगदैर्ध्य का बिंदु ये है, इसे हम लेम्डा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे ग्राफ पर तीसरा ग्राफ है, उस ग्राफ का उच्चतम यानी शिखर बिंदु, तरंगदैर्ध्य का शिखर बिंदु, उसे हम लेम्डा m3 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेम्डा m1 का मान सबसे ज़्यादा है, उससे सबसे कम है, लेम्डा 2 का मान उससे ज़्यादा है, लेम्डा 3 का मान सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार ये ग्राफ चलता है। हम जानते हैं, देखो न्यू और लेम्डा, न्यू बराबर होता है c बटा लेम्डा। c नियतांक है और न्यू समानुपाती 1 बटा लेम्डा। तरंगदैर्ध्य और न्यू होती है आवर्ती। तरंगदैर्ध्य और आवर्ती दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती है तो इससे उल्टा वक्र प्राप्त होगा जब हम ई न्यू और न्यू के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ई न्यू से तात्पर्य है और यह है न्यू आवर्ती। अगर हम ई न्यू और न्यू के बीच में ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ एक जैसे ही होते हैं। इसके लिए आवर्ती होगी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्स पर होगी ई न्यू। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा ग्राफ है। पहले का तापमान T1 है, दूसरा का T2 है, तीसरे का T3 है। यहाँ भी उसी प्रकार ग्राफ में T3 का मान सबसे ज़्यादा है, T2 का मान उससे कम है, T1 का मान सबसे कम है। यह ग्राफ ई न्यू और न्यू के बीच में है। ऊपर वाला ग्राफ ई लेम्डा और लेम्डा के बीच में है। ई लेम्डा और लेम्डा के बीच में बनाए गए ग्राफ की तुलना और ई न्यू और न्यू के बीच में बनाए गए ग्राफ की तुलना करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, क्योंकि आवर्ती और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। उस ग्राफ में शिखर इस तरफ बन रहा था, इस ग्राफ में शिखर दाईं तरफ बन रहा है। इस वक्र की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हमें विश्लेषण करना है। इस वक्र की क्या विशेषता है? पहली विशेषता ये है कि यह ग्राफ ई लेम्डा और लेम्डा के बीच में सतत ग्राफ है।
यानी ये ग्राफ कहीं पे भी टूटता नहीं है। देखिए इस ग्राफ को देखिए, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। ऊपर वाला ग्राफ देखिए, यह ग्राफ सतत है, यानी बिल्कुल लगातार है, यानी बीच में कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। ई लेमडा और लेमडा के बीच में ग्राफ सतत है। और देखिए जैसे जैसे लेमडा के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ई लेमडा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे देखिए एक्स एक्स पर तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ रही है। देखिए तीनों ग्राफों में देखिए बढ़ रही है। और एक दी गई तरंग दैर्ध्य पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान मैक्सिमम हो जाता है, बिल्कुल है। दी गई तरंग दैर्ध्य पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है। और उसके बाद तरंग दैर्ध्य को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता घटती जाती है, यानी ग्राफ देखिए नीचे की ओर आ गया है। दोबारा सुनिए, दिए गए ताप पर ई लेमडा और लेमडा के बीच में वक्र सतत है, पहली बात, यानी ग्राफ कहीं से भी टूट नहीं रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ता है। देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। और एक दी गई तरंग दैर्ध्य पर ई लेमडा का मान मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल अधिकतम, ई लेमडा का मान अधिकतम हो रहा है। उसके बाद कब, जब स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है, उसके बाद अगर हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान कम होता जाएगा, यानी ग्राफ ऐसे नीचे की ओर मुड़ जाएगा। देखिए ई लेमडा व लेमडा के बीच वक्र सतत है। जैसे जैसे लेमडा के मान में वृद्धि होती है, प्रारंभ में ई लेमडा बढ़ता है तथा एक दी गई लेमडा पर ई लेमडा का मान मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और लेमडा, उसके बाद लेमडा और अधिक बढ़ाने पर ई लेमडा यानी डिक्रीज होता है, यानी घटता है। दिए गए ताप पर वह तरंग दैर्ध्य जिस पर ई लेमडा अधिकतम होता है, ताप बढ़ाने के साथ घटती है। वह तरंग दैर्ध्य जो दिए गए ताप पर अधिकतम हो, यानी जिस पर ई लेमडा अधिकतम होती है। कौन सी तरंग दैर्ध्य है? लेमडा एम। देखिए ये एक सांकेतिक ग्राफ बना रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पर ई लेमडा था, यहाँ पर क्या था? लेमडा एम था, यानी हमने लिख रखे थे लेमडा M1, लेमडा M2, लेमडा M3। देखिए दिए गए तापमान पर अगर हमें तापमान नियत दे रखा है, T1 था, इसका T2 और T3, इन तापमान दिया गया है। दिए गए ताप पर वह तरंग दैर्ध्य कौन सी तरंग दैर्ध्य है? जिस पर ई लेमडा मैक्सिमम हो जाता है। वह तरंग दैर्ध्य जिस पर ई लेमडा मैक्सिमम हो जाता है, वो तरंग दैर्ध्य ताप के बढ़ने के साथ, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है या ताप के बढ़ने के साथ घटती है। यानी लेमडा एम व्युत्क्रमानुपाती है 1/T के। अगर हम ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक समानुपाती का नियतांक आएगा, यानी लेमडा एम बराबर का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का लिखेंगे, एक नियतांक आएगा जिसे कहते हैं बी। और इस बी को कहते हैं वीन नियतांक, और इसका मान होता है 2.898 × 10⁻³ MK। बी क्या है? वीन नियतांक। इसे वीन का नियम भी कहते हैं, और इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। आगे देखिए, दिए गए ताप पर दिए गए वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल उस ताप पर उत्सर्जित कुल उत्सर्जन क्षमता को बताता है तथा यह तापमान की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। दिए गए ताप पर, ये ऐसा ग्राफ था, दिए गए ताप पर, यानी T का मान हमें दिया गया है, दिए गए ताप पर दिए गए वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल, यानी इसके नीचे का कुल क्षेत्रफल है, दिए गए ताप पर दिए गए वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल उसी तापमान पर कुल उत्सर्जन क्षमता को बताता है। और यह कुल उत्सर्जन क्षमता अगर हम E से रिप्रेजेंट करें तो E का मान तापमान की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। जैसे ही हमें समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा जिसे हम कहते हैं सिग्मा, E बराबर सिग्मा T4। और ये नियम स्टीफन का नियम कहलाता है। कौन सा? E बराबर सिग्मा T4। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? स्टीफन का नियम कहलाता है, और सिग्मा को कहते हैं स्टीफन नियतांक।
स्टीफन नियतांक कहते हैं। देखिए अगला, देखिए दिए गए ताप पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ताप की 5वीं घात के समानुपाती होती है। दिए गए ताप पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता दिए गए ताप पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम होता है, उसे कहते हैं ई लैम्डा एम। ई लैम्डा एम का मान यानी दिए गए ताप पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्डा एम को हम ऐसे पढ़ेंगे, एम से तात्पर्य मैक्सिमम है। दिए गए ताप पर मैक्सिमम, ई लैम्डा को कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, दिए गए तापमान पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ताप की 5वीं घात के समानुपाती होती है। यह है कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम के व्याख्या। आगे देखिए, आगे है प्लैंक। प्लैंक एक वैज्ञानिक है। प्लैंक ने कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। प्लैंक ने यह बताया कि किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण है वो सरल आवर्ती दोलित्री होते हैं। प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने यह बताया कि किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण सरल आवर्ती दोलित्र ही होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लैंक ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरल आवर्ती दोलित्र ही मानते हुए उनकी औसत ऊर्जा की गणना की। किसकी औसत ऊर्जा की गणना की? कृष्णिका की। कृष्णिका को प्लैंक कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की औसत ऊर्जा की गणना की, और कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को प्लैंक ने क्या माना? सरल आवर्ती दोलित्र माना। और प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने यह कहा कि इन सरल आवर्ती दोलित्रों की ऊर्जा सतत न होकर विभक्त होती है। प्लैंक ने यह कहा कि इन दोलित्रों की ऊर्जा सतत न होकर विभक्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि दोलित्र की ऊर्जा ऐसे टुकड़ों में होती है, टूटी हुई, जैसे 0 H, 2 H, NH, ऐसे टुकड़ों में टूटी हुई होगी। और ये भी है कि दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है, और उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा भी कहते हैं और इसे फोटोन भी कहते हैं। क्वांटा और या फोटोन दोनों ही कहते हैं। इस दोलित्र की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और दोलित्र की संभव ऊर्जाओं के मान ऐसे हो सकते हैं H1, H2, H3 ... NH, ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ H क्या है? क्वांटा, न्यूनतम ऊर्जा। न्यूनतम क्या है? H। औसत ऊर्जा की गणना करने के लिए प्लैंक ने क्या किया कि मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी को आधार माना। प्लैंक ने क्या किया कि प्लैंक ने मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी को आधार माना दोलित्रों की संख्या के लिए। दोलित्रों की संख्या के लिए, ना कि दोलित्रों की ऊर्जा के लिए। दोलित्रों की औसत ऊर्जा की गणना की थी, लेकिन दोलित्रों की संख्या के लिए प्लैंक ने मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी को आधार माना। मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी को हम शॉर्ट में एम भी कहते हैं। 3 सांख्यिकी होती हैं, एक तो मैक्सवेल वोल्टेजमान, दूसरी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, और तीसरी होती है फर्मी डिराक सांख्यिकी। 3 सांख्यिकी है। उसने मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी को आधार माना, जिसके अनुसार परम ताप T पर दोलित्र की संख्या इस सूत्र के अनुसार दी जाती है। n बराबर n, यहाँ पर दोलित्रों की संख्या है, a एक नियतांक है, e हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल exp, e की घात -en/kT, और en क्या है? ऊर्जा है। en का मान होता है आइंस्टीन के अनुसार NH, यानी फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा का पूर्ण गुणज। औसत ऊर्जा के लिए प्लैंक ने एक सूत्र स्थापित किया था। वो सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले हम जानते हैं कि दोलित्रों की ऊर्जा, अगर दोलित्र की ऊर्जा मान लेते हैं NH है, और दोलित्रों की संख्या है n, और दोलित्रों की संख्या के लिए किसको आधार माना गया? मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी को आधार माना गया, जिसके अनुसार ये होती है दोलित्रों की संख्या a e की घात -en/kT, और ये होती है एक दोलित्र की ऊर्जा En।
इसको आधार बना। औसत ऊर्जा की गणना हम कैसे करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी 2 लित्रों की संख्या को 2 लित्रों की ऊर्जा से गुणा कर दें और बटा 2 लित्र की संख्या का हम भाग देते हैं, और संख्या जितनी होती है उसके लिए हम समेशन लगाते हैं, यानी योग का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए इस सूत्र में अगर हम मान रखते हैं, देखिए n की जगह ये रहा, En की जगह हमने लिख दिया NH और n की जगह हमने लिख दिया AE की घात माइनस NH बट्टा KT बट्टा सिग्मा n यानी संख्या, सिग्मा n ये सिग्मा का चिन्ह, n की जगह हम क्या लिखेंगे AE की घात माइनस NH बट्टा KT, A से A काट देंगे, दोनों नियतांक है। इसे हम मान लेते हैं S1 और इसे मान लेते हैं हम S2, क्योंकि सरल करने के लिए दोनों को S1 और S2 मान कर ये अलग अलग हल कर लेंगे। उसके बाद S1 और S2 का मान हमारे पास प्राप्त होगा, उस S1 और S2 को समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे, यानी S1 में S2 का भाग दे देंगे तो हमें औसत ऊर्जा की गणना प्राप्त हो जाएगी। दोनों को हमने S1 और S2 अलग अलग मान लिया, माना S1 ऊपर वाले की संख्या को S1 मान लेते हैं, नीचे वाली संख्या को S2 मान लेते हैं। ऊपर वाली संख्या को S1 मानेंगे तो ये मान किसका है, S1 का है, ये है S1 यानी सिग्मा NH AE की घात माइनस NH बटा KT। ये है S2 का मान है ये सिग्मा AE की घात माइनस NH बटा KT। ये S1 का मान समीकरण 3, S2 का मान समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 में सिग्मा का अर्थ होता है योग, यहाँ पर योग 0 से स्टार्ट किया गया है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सबसे पहले इस समीकरण 3 में हम 0 रखेंगे, तो 0 को टोटल संख्या से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्ति होगा। उसके बाद समीकरण नंबर 3 में 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, 1 को h से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस h बटा KT आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। उसके बाद n की जगह 2 रखेंगे, यानी 2h e की घात माइनस 2h बटा KT। उसके बाद n की जगह हम 3 रखेंगे, 3h e की घात माइनस 3h बटा KT। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 को e की घात माइनस h बटा KT से दोनों और हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बाईं साइड में क्या आएगा, S1 को e की घात माइनस h बटा KT से गुणा करेंगे तो आएगा S1 इंटू e की घात माइनस h बटा KT। e की घात माइनस h बटा KT से गुणा कर दिया। RHS में भी गुणा करेंगे, 0 को गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा, प्लस इसे अगर हम e की घात माइनस h बटा KT से गुणा करेंगे तो h तो है ही, ये h है, और e की घात माइनस h बटा KT 1 पहले से ही है, 1 को हम गुणा करेंगे तो घात हो जाएगी -2। इस पद में देखिए 2h को है जैसा का जैसे लिख दिया, और 2h के बाद में e की घात माइनस 2h बटा KT है, और 1 e की घात माइनस h बटा KT से हम गुणा करेंगे, वो और 1 -2 ये है, वो और ये हो जाएगी -3 e की घात माइनस 3h बटा KT। ये है समीकरण नंबर 6। ये है समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 में से समीकरण 6 को हम घटा देंगे। देखिए ये है 5 और ये है 6, इसमें से ये घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे, S1 ले लेंगे कॉमन, S1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये है S1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस e की घात माइनस h बटा KT। अब देखिए इस पद को यों का यों लिख लेंगे। अब घटाना आगे से स्टार्ट करेंगे, 2h और ये देखो दोनों पद एक जैसे हैं, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसमें से यह पद घटाएंगे, आगे का पद सेम है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। इसे कहते हैं हम समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 को देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी है समीकरण नंबर 7। गुणोत्तर श्रेणी कौन सी होती है, वह श्रेणी जिसके दूसरे पद में पहले पद का भाग दिया जाए, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग जाए, चौथे पद में तीसरे पद का भाग दे, पांचवें पद में चौथे पद का भाग दे, तो इन सभी भागों का उत्तर यानी सभी भाग का उत्तर समान प्राप्त हो, ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं।
और गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है, कक्षा 11 में हमने पढ़ा था मैथ्स में, a/1 - r, जहां a प्रथम पद है और r है सार व अनुपात। कक्षा 11 में हमने पढ़ी थी गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, एक बार याद कीजिए। देखिए इसका योग बाएं साइड में जो है वैसे का वैसा लिख दिया, और दाएं साइड में ये एक श्रेणी बन रही है, उस श्रेणी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी, और इस गुणोत्तर श्रेणी का योग कर देंगे। इसमें देखिए योग करेंगे तो ऊपर पहला पद लिखेंगे, ये रहा पहला पद, बटा 1 - सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात कौन सा होगा, इस दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, दूसरा पद है h⁻e⁻²h⁻/kt। इसमें पहले पद का भाग देंगे तो सार्वय अनुपात r का मान आएगा, पहला पद है h⁻e⁻−h⁻ h⁻। से h कट जाएगा, ये e की घात नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये e की घात -2 है, ये e की घात प्लस h⁻/kt हो जाएगी। -2 में से +1 घटाएंगे तो उत्तर आएंगे -1, यानी e की घात -h⁻/kt। ये रहा सार्वय अनुपात। अब देखिए S1 के ये गुणा में ये ब्रैकेट है, ये बराबर से इस साइड में आएगा, यानी वज्र गुणा अगर हम करें तो S1 बचेगा और ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 8 हमने नाम दे दिया, समीकरण नंबर 8। आगे देखिए समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 में था, समीकरण नंबर 4 को ले लेंगे। समीकरण नंबर 4 में किसका मान है, S2 का मान है, ये है समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 में सबसे पहले हम n की जगह 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, n की जगह जो ही 0 रखेंगे, e की घात -n/h⁻/kt है, e की घात क्या हो जाएगी -0, e की घात -0 1 के बट्टा में आएगी तो e की घात 0, e की घात 0 का मान होता है 1, 1/1 यानी 1। अब उसमें n की जगह 1 रखेंगे, e की घात -h⁻/kt, n की जगह अब हम 2 रखेंगे, e की घात -2h⁻/kt, n की जगह हम 3 रखेंगे, e की घात -3h⁻/kt। ऐसे लगातार ये श्रेणी चलती जाएगी, इसे समीकरण नंबर 9 दे देंगे। समीकरण 9 भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, GP यानी गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता चला, अगले पद में फर्स्ट, सेकंड पद में फर्स्ट का भाग दो, थर्ड पद में सेकंड का भाग दो, चौथे पद में तीसरे का भाग दो, ऐसे आगे हम भाग देते जाएंगे तो समान संख्या बचेगी। तो इस प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, a/1 - r, प्रथम पद बटा 1 - सार्वय अनुपात। S2 बराबर, ये प्रथम पद 1 है, बटा 1 - सार्वय अनुपात, ये इसमें इसका भाग देंगे तो यही संख्या आएगी, समीकरण नंबर 10। पहले हमने बात की थी, जो ही हमारे पास S1 और S2 का मान प्राप्त होगा हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, यानी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो S1 में S2 का भाग दे देंगे। S1 का मान है h⁻e की घात -h⁻/kt, उसमें S2 का भाग दे देंगे और जो गुणा में वह राशि बट्टे के बट्टे में है ऊपर चली जाएगी, स्क्वायर से एक घात कट जाएगी, जो बचेगा h⁻e की घात -h⁻/kt बटा है 1 - e की घात -h⁻/kt। समीकरण नंबर 11। समीकरण नंबर 11 के अंश और हर में e की घात h⁻/kt से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। e की घात h⁻/kt से गुणा करने के बाद गुणा e की घात प्लस h⁻/kt बटा e की घात h⁻/kt, दोनों और ऊपर नीचे से e की घात h⁻/kt से गुणा कर देंगे। जो ही गुणा करेंगे माइनस वाली घात से प्लस वाली घात कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर बचेगा h⁻, और नीचे e की घात h⁻/kt को ब्रैकेट से गुणा करेंगे, एक को e की घात h⁻/kt से गुणा करेंगे तो आएगा e की घात h⁻/kt माइनस और प्लस माइनस की घात कटने के बाद उत्तर प्राप्त होंगे 1, समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 में औसत ऊर्जा का जो सूत्र है वह सूत्र है, प्लांक ने केटी औसत ऊर्जा न देकर के समीकरण 12 के अनुसार जो ऊर्जा है वही प्लांक ने ऊर्जा दी थी। कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या का सूत्र सबसे पहले हमने लिखा था, कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या का सूत्र लिखा था n ν d ν बराबर 8π² d ν/ c³। इस सूत्र में ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को औसत ऊर्जा से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या को औसत ऊर्जा से गुणा करने पर हमें ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा। यह है कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या 8π² c³ गुणा औसत ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ था हमारे पास h⁻ बटा e की घात h⁻/kt -1। जो ही हम गुणा करेंगे न्यू और न्यू स्क्वायर गुणा होकर के हो जाएगी ν³ 8πh⁻³ बटा c³ गुणा 1/e की घात h⁻/kt इंटू d⁻। यह प्लांक का औसत ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अगर हम ग्राफ खींचे u न्यू और न्यू के बीच में तो वह ग्राफ
कृष्णिका से प्राप्त प्रायोगिक ग्राफ था मेरे पास, प्रायोगिक ग्राफ हमारे पास था, ऐसा ग्राफ आया था। इस प्रकार हमारे पास एक ग्राफ प्राप्त हुआ था। वह ग्राफ पहले वाले ग्राफ के समान प्राप्त हुआ था। वह ग्राफ था यू न्यू और न्यू के बीच में। दोनों ग्राफों की अगर तुलना हम करें तो दोनों ग्राफ लगभग एक जैसे ही प्राप्त हुए थे। यह था हमारा सैद्धांतिक वक्र जो पहले ही था, और इस वक्र के अनुसार, अगर इस सूत्र के अनुसार हम ग्राफ खींचे तो वह इस प्रकार प्राप्त हुआ, यानी दोनों ग्राफ लगभग समान प्राप्त हुए थे, यानी प्रायोगिक वक्र और सैद्धांतिक वक्र दोनों लगभग एक जैसे ही प्राप्त हुए थे। इस सूत्र को अगर लेमडा के पदों में व्यक्त करें तो न्यू की जगह हम लिख देंगे सी बटा लेमडा, और डी न्यू की जगह हम अवकलन करके लिख देंगे 1/λ² डी लेमडा। दोनों मानों को समीकरण नंबर 14 में जो ही रखेंगे तो यह समीकरण नंबर न्यू का है, यह न्यू का समीकरण लेमडा के पदों में हमें प्राप्त हो जाएगा। जो ही हम सी न्यू की जगह सी बटा लेमडा रखेंगे, न्यू की जगह सी बटा लेमडा बटा सी क्यूब गुणा ई की घात न्यू की जगह एच सी अपॉन लेमडा बटा के टी इंटू डी न्यू की जगह सी बटा लेमडा² डी लेमडा। सी की घात 3 से सी की घात 3 कैंसिल हो जाएगी, लेमडा की घात नीचे 2 और 3 और 2 5 हो जाएगी, और ऊपर बचेगा 8 पाई एच सी² बटा लेमडा की घात 5 ई की घात एच सी बटा लेमडा के टी। आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल से अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।